हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10 हिंदी ए का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। यह टेस्ट पेपर मैंने सीबीएसई के द्वारा इशू किए गए सैंपल पेपर के पैटर्न से बनाया है। इस प्रैक्टिस सेट से आपको एग्जाम पैटर्न को समझने में आसानी होगी और आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न पत्र 2021-22 सत्र 1 यानी कि आपका टर्म 1 का पेपर है। प्रैक्टिस सेट हिंदी पाठ्यक्रम अ, ये आपका कोर्स अ है जिसका कोड है 002। क्लास 10 आपका 40 मार्क्स का होगा, ये तो आप जानते हैं। और आपको कितना समय दिया जाएगा? 90 मिनट, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। आराम से पढ़िएगा, आराम से कीजिएगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड है, क ख ग। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं और उसमें आपके सब क्वेश्चंस भी दिए हैं। खंड क में कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए केवल 10 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए। जो आपका खंड क होगा उसमें आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपका उत्तर कितने का देना है? सिर्फ 10 प्रश्नों का ही देना है। खंड ख में भी 20 प्रश्न पूछे गए हैं और जिसका उत्तर आपको, जिसमें से आपको सिर्फ 16 क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। और खंड ग में 14 प्रश्न पूछे गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो आपका खंड क जो है वो अपठित गद्यांश है। प्रश्न नंबर 1, नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। आपको नीचे इस क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 आपको गद्यांश दिए जाएंगे अपठित, जिसमें से आपको किसी एक का उत्तर देना है। तो इसलिए ध्यान पूर्वक पढ़िएगा क्योंकि आपको इसी में से 5 नंबर मिल जाएंगे। लोकतंत्र के मूलभूत तत्व को समझा नहीं गया है और इसलिए लोग समझते हैं कि सब कुछ सरकार कर देगी। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लोगों में अपनी पहल से जिम्मेदारी उठाने और निभाने का संस्कार विकसित नहीं हो पाया है। फलस्वरूप देश की विशाल मानव शक्ति अभी खराटे लेती पड़ी है और देश की पूंजी उपयोगी बनाने के बदले आज बोझ रूप बन बैठी है। लेकिन उसे नींद से झकझोर कर जागृत करना है। किसी भी देश को महान बनाते हैं उसमें रहने वाले लोग। देश के बारे में बात हो रही है। किसी भी देश को कौन महान बनाता है? देश के ही नागरिक उसे महान बनाते हैं। ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं वो है, बट लोग उसे समझना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि हमारे देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो करेगी सरकार करेगी। सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, बट ऐसे नहीं होता है। किसी भी देश को अगर आप महान बनाना चाहते हो, उसमें जो नागरिक रहते हैं, जब तक वो जागृत नहीं होंगे वो देश महान नहीं बन पाएगा। लेकिन अभी हमारे देश के नागरिक अपनी जिम्मेदारी से बचते रहे हैं। चाहे सड़क पर चलने की बात हो अथवा साफ सफाई की बात हो, जहां तहां हम लोगों को गंदगी फैलाते और बेतरतीब ढंग से वाहन चलाते देख सकते हैं, फिर चाहते हैं कि सब कुछ सरकार ठीक कर दे। देश का नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझना ही नहीं चाहता है और लेना नहीं चाहता है। चाहे वो सफाई के बारे में बात हो, चाहे वो ढंग से वाहन चलाने के ऊपर बात हो। ड्राइविंग भी गलत करते हैं, जगह जगह गंदगी फैलाते हैं और उन्हें लगता है कि सब सरकार करेगी। उनका कोई फर्ज नहीं है अपने देश के प्रति। सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसने देश के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको आप इसको नकार नहीं सकते हो कि सरकार कुछ नहीं करती है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला क्या होती है? जो साइंस लैब्स होती है, हमारी लेबोरेटरीज होती हैं। विशाल बांध बनवाए हैं, डैम बनवाए हैं बड़े बड़े, फौलाद के कारखाने खोले हैं, आदि बहुत सारे काम सरकार के द्वारा हुए हैं।
पर अभी करोड़ों लोगों को कार्य में प्रेरित नहीं किया जा सका है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि लोग अपनी सूझबूझ के साथ अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर खड़े हों और अपने पास जो कुछ साधन सामग्री हो उसे लेकर कुछ करना शुरू कर दें और फिर सरकार उसमें आवश्यक मदद करे। उदाहरण के लिए गांव वाले बड़ी-बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं समझ सकेंगे, पर वे लोग यह बात जरूर समझ सकेंगे कि अपने गांव में कहाँ कुआं चाहिए, कहाँ सिंचाई की जरूरत है, कहाँ पुल की आवश्यकता है। बाहर के लोग इन सब बातों से अनभिज्ञ होते हैं। सरकार तभी हेल्प करेगी और ज्यादा हेल्प करेगी जब आप अपनी हेल्प खुद करोगे। ठीक है, सरकार उसमें अवश्य मदद करेगी, पर आपको भी अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। हर मनुष्य के अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है, उसका प्रयोग करेगा तभी वो आगे बढ़ेगा, और जब मनुष्य आगे बढ़ेगा, एक नागरिक आगे बढ़ेगा, तो देश भी आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है, फंडामेंटल एलिमेंट क्या है लोकतंत्र का? आपके ऑप्शन है कर्तव्य पालन, लोगों का राज्य, चुनाव या जनमत। सही उत्तर है कर्तव्य पालन लोकतंत्र का मूलभूत तत्व है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी देश की महानता निर्भर करती है, आपके ऑप्शंस हैं वहां की सरकार पर, वहां के निवासियों पर, वहां के इतिहास पर, वहां की पूंजी पर। आप समझ गए होंगे किसी देश की महानता किस पर निर्भर करती है, वहां के निवासियों पर। अगर वहां के निवासी अपने राइट्स के प्रति जागरूक होंगे तो ही देश महान बनेगा। सरकार के कामों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं वैज्ञानिक प्रयोगशाला बनवाई है, विशाल बांध बनवाए हैं, वाहन चालकों को सुधारा है, या फौलाद के कारखाने खोले हैं। सही उत्तर है वाहन चालकों को सुधारा है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी व्यवस्था में किस कमी की ओर लेखक ने संकेत किया है? आपके ऑप्शंस हैं जमीन से जुड़ी समस्याओं की ओर ध्यान न देना, गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना, आधुनिक जानकारी का अभाव, या योजनाएं ठीक से ना बनाना। सही उत्तर है गांव से जुड़ी समस्याओं के निदान में ग्रामीणों की भूमिका को नकारना। क्वेश्चन नंबर 5, झकझोर कर जागृत करना का भाव गद्यांश के अनुसार होगा। आपके ऑप्शंस हैं नींद से जगाना, सोने ना देना, जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करना, या जिम्मेदारी निभाना। सही उत्तर है जिम्मेदारी निभाना। आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका मेन क्वेश्चन है उसमें आपके 2 अनसिन पैसेज आएंगे, किसी एक को आपको करना है, उसी का आपका ये दूसरा अनसिन पैसेज है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। हरियाणा के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए अब तक के शोध और खुदाई के अनुसार लगभग 5500 हेक्टेयर में फैली ये राजधानी ईसा से लगभग 3300 वर्ष पूर्व मौजूद थी। इन प्रमाणों के आधार पर यह तो तय हो ही गया है कि राखीगढ़ी की स्थापना उससे भी सैकड़ों वर्ष पूर्व हो चुकी थी। अब तक यही माना जाता रहा है कि इस समय पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही सिंधुकालीन सभ्यता के मुख्य नगर थे। राखीगढ़ी गांव में खुदाई और शोध का काम रुक रुक कर चल रहा है। हिसार का यह गांव दिल्ली से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर है। पहली बार यहाँ 1963 में खुदाई हुई थी और तब इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर माना गया। उस समय के शोधार्थियों ने सप्रमाण घोषणाएं की थी कि यहाँ दबे नगर कभी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से भी बड़ा रहा होगा। अब सभी शोध विशेषज्ञ इस बात पर सहमत हैं कि राखीगढ़ी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का आकार और आबादी की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर था। ये हरियाणा में जो हिसार है उसके अंदर एक राखीगढ़ी गांव है
उसके बारे में बात हो रही है कि ये यहाँ पर ये सबसे बड़ा गांव रहा होगा। प्राप्त विवरणों के अनुसार समुचित रूप से नियोजित इस शहर की सभी सड़कें 1.92 मीटर चौड़ी थी। मतलब जो सबूत मिले हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो शहर था बहुत ही बड़ा शहर रहा है और इसकी जो सड़कें थी बहुत ही चौड़ी थी। यह चौड़ाई कालीबंगा की सड़कों से भी ज्यादा है। एक ऐसा बर्तन भी मिला है जो सोने और चांदी की परतों से ढका है। मतलब उनको ऐसा बर्तन भी मिला है जिसपे सोने और चांदी की परत है, पानी चढ़ा हुआ है। इसी स्थल पर एक फाउंड्री के भी चिन्ह मिले हैं जहाँ संभवतः सोना ढाला जाता रहा होगा। फाउंड्री क्या होता है? जहाँ पर ढलाई का काम चलता है। इसके अलावा टेराकोटा से बनी असंख्य प्रतिमाएं, तांबे के बर्तन और कुछ प्रतिमाएं और एक फर्नेस के अवशेष भी मिले हैं। मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया है जिसके नष्ट हो जाने का खतरा है। मई 2012 में जो ग्लोबल हेरिटेज फंड है, जो एशिया के ऐसे 10 स्थलों में इसको लिस्ट किया गया है जो जिसे नष्ट होने का खतरा है। राखी गढ़ी का पुरातात्विक महत्व विशिष्ट है। इस समय यह क्षेत्र पूरे विश्व के पुरातत्व विशेषज्ञों की दिलचस्पी और जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है। जो राखी गढ़ी है उस पे अभी भी काम चल रहा है, अभी भी सर्च कर रहे हैं। यहाँ बहुत से काम बकाया है, अभी भी वो स्टडीज पूरी नहीं हुई है। जो अवशेष मिले हैं उनका समुचित अध्ययन अभी शेष है। उत्खनन का काम अभी भी अधूरा है। वहां पर अभी भी खुदाई चल रही है और जो अवशेष मिले हैं उसके ऊपर भी अभी तक पूरी तरह स्टडी नहीं हुई है। अभी भी उस पर काम चल रहा है। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन कीजिए। जो सबसे ज्यादा सूट करता है उस आंसर पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अब सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा नगर किसे मानने की संभावनाएं हैं? आपके ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, हड़प्पा या कालीबंगा। आप किसे कहा जाता है सबसे बड़ा नगर मानने की संभावना है सिंधु सरस्वती के? सही ऑप्शन है राखीगढ़ी को सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मानने की संभावनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चौड़ी सड़कों से स्पष्ट होता है कि मतलब वहां की जो सड़कें मिली है बहुत चौड़ी है, बताया था ना 1.92 वाला। तो उसके अकॉर्डिंग क्या स्पष्ट होती है बात? आपके ऑप्शंस हैं यातायात के साधन थे, अधिक आबादी थी, शहर नियोजित था या बड़ा शहर था। आपका सही उत्तर है शहर नियोजित था। क्वेश्चन नंबर 3, इसे एशिया के विरासत स्थलों में स्थान मिला क्योंकि? आपके ऑप्शन है नष्ट हो जाने का खतरा है, सबसे विकसित सभ्यता है, इतिहास में इसका नाम सर्वोपरि है या यहाँ विकास की 3 परतें मिली हैं। सही उत्तर है नष्ट हो जाने का खतरा है। एशिया के विरासत स्थलों में स्थान मिला है क्योंकि इसको नष्ट हो जाने का खतरा है। क्वेश्चन नंबर 4, पुरातत्व विशेषज्ञ राखी गढ़ी में विशेष रुचि ले रहे हैं क्योंकि? आपके ऑप्शन है काफी प्राचीन और बड़ी सभ्यता हो सकती है, इसका समुचित अध्ययन शेष है, उत्खनन का कार्य अभी अधूरा है या इसके बारे में अभी अभी पता चला है। सही उत्तर है इसका समुचित अध्ययन अभी शेष है। मतलब इसका जो अध्ययन है उसके ऊपर जो स्टडीज है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसीलिए अभी भी उसमें रुचि बनी हुई है पुरातत्व विशेषज्ञों की। क्वेश्चन नंबर 5, उपयुक्त शीर्षक होगा। आपके ऑप्शन हैं राखी गढ़ी एक सभ्यता की संभावना, सिंधु घाटी की सभ्यता, विलुप्त सरस्वती की तलाश या एक विस्तृत शहर राखी गढ़ी। सही उत्तर है एक विस्तृत शहर राखी गढ़ी। अब आपका जो मेन क्वेश्चन नंबर 2 है
उसमें क्या होगा, आपके दो काव्यांश होंगे, किसी एक काव्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखने हैं। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ ही है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बड़ा हूँ, मजबूत बना हूँ, इसी से तो तना हूँ। एक दिन डाली ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना, जहाँ बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना। प्रगतिशील जगत जगती में तिल भर नहीं डोला है, खाया है, मोटाया है, सहलाया है, चोला है। इसमें तना जो हमारा होता है स्टेम, वो जड़ को कह रहा है, रूट को कहता है कि जड़ तो जड़ ही है और वो अपना मुंह मिट्टी के अंदर देकर पड़ी है, उसकी भी कोई लाइफ है। लेकिन मैं क्या हूँ, तना हूँ, बहुत मजबूत हूँ, ठीक है, इसीलिए बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ, तना खड़ा हूँ। फिर तने को एक दिन डालों ने भी कहा, ब्रांचेस ने, तना किस बात पर है तना, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतने एटीट्यूड दिखा रहे हो, जहां बिठाल दिया गया था वहीं पर है बना, मतलब जहां खड़े हो वहीं पे खड़े रहते हो। हमारी जो जगत है प्रगतिशील है, प्रगतिशील जो लगातार चलती रहे, तिल भर नहीं डोला है, आप तो थोड़ा सा भी हिले डुले नहीं हो, है ना। डाली इसको तने को बोलती है, तुम तो हिले नहीं हो, खाते हो बस, मोटे हो। लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई। लेकिन जो डाली है, ब्रांचेस है, वो अपने बारे में अब बता रही हैं कि हम तने से निकल कर फूटी और दिशा, अलग अलग दिशा में ब्रांचेस जाती हैं, ऊपर भी उठी, नीचे भी गई, हर हवा के लिए डोल बनी, लहराई, हवा के साथ हिली डुली भी, इसी से तो डाल कहलाई। डोल रही है इसलिए तो उसको डाल कहा गया है। पत्तियों ने भी ऐसा ही कुछ कहा। अब बारी आई पत्तियों की, लीव्स की। अब वो ब्रांचेस को बोल रही है, पत्तियों ने भी ऐसा ही कुछ कहा। तो एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियों ने भी ऐसा ही बोल दिया। फिर फूलों की बारी आई। पत्तियां, फूल पत्ती को बोलते हैं, पत्तियां, पत्तियों ने क्या किया। अब फ्लावर लीव्स को बोल रहे हैं, पत्तियां, पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया, मतलब बहुत सारी है, और ब्रांचेस को छिपा लिया है, इतनी सारी है। डालों के बल पर ही चल चपल रही है, मतलब ब्रांच हिलती है तो पत्ते हिलते हैं। हवाओं के बल पर ही मचल रही है, मतलब हवाओं का सपोर्ट चाहिए उनको हिलने के लिए, घूमने के लिए, मचलने के लिए। लेकिन हम अपने से खुले, खिले, फूले हैं, लेकिन जो हम फ्लावर है, हमने अपने से ही खिले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमने अपने ही अंदर रस भरा, रंग भरा। हमारी यश गंध दूर दूर तक फैली है, हमारी जो खुशबू है, हमारा जो फेम है, फ्लावर है, वो दूर दूर तक फैला है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुणगान गाए हैं, हम पर बोराए हैं, हमारे ऊपर आके भ्रमर बोराते हैं, घूमते हैं। सबकी सुन पाई है जड़ मुस्काई है, जड़ सबकी सुन रही थी, तने की, डाल की, पत्तियों की, फूलों की, और जड़ मुस्काई है। जड़ क्यों मुस्का रही है, क्योंकि बिना जड़ के कहाँ तना, कहाँ डाल, कहाँ फ्लावर, कहाँ कुछ भी नहीं, जब रूट ही नहीं होगी तो, इसलिए जड़ मुस्काई है। तने का जड़ को जड़ कहने से क्या अभिप्राय है, तने ने जड़ को जड़ कहा, उससे क्या मतलब है। आपके ऑप्शंस है, मजबूत है, समझदार है, मूर्ख है, उदास है। सही उत्तर है मूर्ख है। तने ने जड़ को जड़ कहा, मूर्ख कहा।
क्वेश्चन नंबर 2, डालियों ने तने के अहंकार को क्या कहकर चूर चूर कर दिया? इसमें जो सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन लगेगा आप वही टिक करोगे। अब डालियों ने तने का कैसे अहंकार दूर किया? आपके ऑप्शंस हैं, जड़ नीचे है तो यह ऊपर है, प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा, यूं ही तना रहता है, या उसका मोटापा हास्यप्रद है। सही उत्तर है प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा। जैसे हमारी पृथ्वी, हमारा जगत प्रगतिशील है, उसमें वो वही खड़ा का खड़ा है, वो बढ़ा ही नहीं है एक कदम भी। तो डालियों ने तने का अहंकार दूर करा। क्वेश्चन नंबर 3, पत्तियों के बारे में क्या नहीं कहा गया है? आपके ऑप्शन है, संख्या के बल से बलवान है, हवाओं के बल पर डोलती है, डालों के कारण चंचल है, या सबसे बलशाली है। सही उत्तर है सबसे बलशाली है। क्वेश्चन नंबर 4, फूलों ने अपने लिए क्या नहीं कहा? आपके ऑप्शंस हैं, हमारे गुणों का प्रचार प्रसार होता है, हम हवाओं के बल पर झूमते हैं, हमने अपना रूप स्वरूप खुद ही संवारा है, या दूर दूर तक हमारी प्रशंसा होती है। सही उत्तर है हम हवाओं के बल पर झूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जड़ क्यों मुस्काई? जो रूट थी वो क्यों मुस्काई थी, स्माइल कर रही थी? आपके ऑप्शंस हैं, डालियों ने तने को भुला दिया, फूलों ने पत्तियों को भुला दिया, सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया, या पत्तियों ने डालियों को भुला दिया। सही उत्तर है सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया। सब यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है? तने के लिए, डाली के लिए, फूलों के लिए, पत्तियों के लिए, यहाँ पर सबका यूज हुआ है। आपका दूसरा काव्यांश, नीचे दिए गए काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। किसी एक को ही करना है, आप दोनों पढ़िएगा, जो आपको इजी लगे, आपको समझ आ जाए वो आप कीजिएगा। ओ देशवासियों, बैठ ना जाओ पत्थर से, ओ देशवासियों रो मत तुम यो निर्झर से, दरख्वास्त करे आओ कुछ अपने ईश्वर से, वह सुनता है गमजदों और रंजीदों की। यहाँ पर देशवासियों को बोला जा रहा है कि रो नहीं, पत्थर की तरह एक जगह रुक नहीं जाओ, और आपका जो दुख है, दर्द है, अपने ईश्वर को बताओ, वो सबकी सुनता है। जब सार सरकता सा लगता जग जीवन से, अभिषिक्ति करें गाओ, अभिषिक्त करें आओ अपनों को इस प्रण से, हम कभी ना मिटने देंगे भारत के मन से, दुनिया ऊंचे आदर्शों की उम्मीदों की। साधना एक युग युग की अंतर में ठनी रहे, यह भूमि बुद्ध बापू से सुत की जनी रहे, प्रार्थना एक युग युग की पृथ्वी पर बनी रहे, यह जाति योग्य संतों शहीदों की। ये जो हमारी भूमि है, यहाँ पे बुद्ध और बापू जैसे संत, योगी, शहीद लोग आते रहे हैं। ये हमारी जो पृथ्वी है, युग युग से ऐसे ही लोगों के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 1, कवि देशवासियों को क्या कहना चाहता है? आपके ऑप्शन है, निराशा और जड़ता छोड़ो, जागो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो कुछ करो, या डरो मत ऊंचे बढ़ो। सही उत्तर है निराशा और जड़ता छोड़ो और आगे बढ़ने की कवि देशवासियों को प्रेरणा देता है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि किसकी और किससे प्रार्थना की बात कर रहा है? आपके ऑप्शंस है, भगवान और जनता, दुखी लोग और ईश्वर, देशवासी और सरकार, या युवा वर्ग और ब्रिटिश सत्ता। सही उत्तर है भगवान और जनता। क्वेश्चन नंबर 3, कवि भारतीयों को कौन सा संकल्प लेने को कहता है?
आपके ऑप्शन है, हम भारत को कभी न मिटने देंगे, जीवन में सार तत्व को बनाए रखेंगे, उच्च आदर्श और आशा के महत्व को बनाए रखेंगे, या जग जीवन को समरसता से अभिषिक्त करेंगे। सही उत्तर है उच्च आदर्श और आशा के महत्व को बनाए रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह भूमि बुद्ध बापू से सुत की जनी रहे, ये का भाव है। आपके ऑप्शंस हैं, इस भूमि पर बुद्ध और बापू ने जन्म लिया, इस भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहे, यह धरती बुद्ध और बापू जैसी है, या यह धरती बुद्ध और बापू को हमेशा याद रखेगी। सही उत्तर है इस भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कवि क्या प्रार्थना करता है। आपके ऑप्शंस है, योगी संत और शहीदों का हम सब सम्मान करें, युगों युगों तक यह धरती बनी रहे, धरती माँ का वंदन करते रहे, या भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहे। सही उत्तर है भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहे। अब आपका शुरू होता है खंड ख व्यवहारिक व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 3, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके ऑप्शंस नो सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सब क्वेश्चन नंबर 1, वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे, सरल वाक्य में बदलिए। आप इस वाक्य को आपको सरल वाक्य में बदलना है। आपके ऑप्शंस हैं, वे मुझे जानने वाले सब लोगों से मिले, वे सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे, वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे, क्योंकि इस वाक्य में एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य है। सब क्वेश्चन नंबर 2, पंख वाले चींटी या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं, वाक्य का भेद लिखिए। आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। आपके ऑप्शन है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सरल वाक्य। सब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। आपके ऑप्शंस है, वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, वह बाजार से पुस्तक खरीदने गया, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, या जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया। सही उत्तर है वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। और निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है। आपके ऑप्शंस है, मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया, आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है, या मेरे रहते तुम बेराह ना चलने पाओगे। सही उत्तर है जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है, यह मिश्र वाक्य। वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, रेखांकित उपवाक्य का भेद है। आपके ऑप्शंस है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, या विशेषण आश्रित उपवाक्य। सही उत्तर है विशेषण आश्रित उपवाक्य, जो कल खरीदी थी में विशेषण आश्रित उपवाक्य। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, 2-3 पक्षियों द्वारा अपनी अपनी लैब में एक साथ कूदा जा रहा था,
कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं, 2-3 पक्षी लैब में एक साथ कूद रहे थे। 2-3 पक्षियों द्वारा अपनी अपनी लैब में एक साथ कूदा जा रहा था। 2-3 पक्षी अपनी अपनी लैब में एक साथ कूदे जा रहे थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है 2-3 पक्षी अपनी अपनी लैब में एक साथ कूदे जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। आपके ऑप्शंस है, बच्चे द्वारा सांस नहीं ली जा रही थी, बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी, बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बच्चे से सांस नहीं ली जा रही थी। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है? आपके ऑप्शन है, आओ वहां बैठे, आओ वहां बैठा जाए, अब वहां बैठते हैं, या चलो अब वहां बैठे। सही उत्तर है आओ वहां बैठा जाए। सब क्वेश्चन नंबर 4, फुर्सत में मैना खूब रियाज करती है, कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। आपके ऑप्शन है, फुर्सत में मैना रियाज करती है, फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है, मैना फुर्सत में खूब रियाज करती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है फुर्सत में मैना के द्वारा खूब रियाज किया जाता है। सब क्वेश्चन नंबर 5, फाख्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है, कर्तृवाच्य में परिवर्तित कीजिए। आपके ऑप्शन है, फाख्ताएं गीतों को सुर देती हैं, फाख्ताएं गीतों को गाती हैं, फाख्ताओं द्वारा गीतों को सुर दिया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है फाख्ताएं गीतों को सुर देती हैं। मेन क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, हम कल बेंगलोर जा रहे हैं, रेखांकित पद का परिचय है। आपके ऑप्शंस हैं, जातिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग कर्ता कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग अधिकरण कारक, व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग कर्म कारक, या जातिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग अपादान कारक। सही उत्तर है व्यक्तिवाचक संज्ञा एकवचन पुल्लिंग अधिकरण कारक, क्योंकि बैंगलोर प्रॉपर नाउन है आपका और एक वचन है। सब क्वेश्चन नंबर 2, यह बालक कौन मेधावी है? आपके ऑप्शंस है, निश्चयवाचक सर्वनाम एकवचन पुल्लिंग कर्ता कारक, जातिवाचक संज्ञा बहुवचन पुल्लिंग कर्ता कारक, सार्वनामिक विशेषण एकवचन पुल्लिंग विशेष्य बालक, या गुणवाचक विशेषण एकवचन पुल्लिंग विशेष्य बालक। यह जो शब्द है वह आपका सर्वनाम है, तो यह हमारा सार्वनामिक विशेषण है, एकवचन है और पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 3, अचानक वर्षा होने लगी। आपके ऑप्शंस है, कालवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता, या परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। सही उत्तर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण होने लगी क्रिया की विशेषता। सब क्वेश्चन नंबर 4, वाह भारत मैच जीत गया। आपके ऑप्शन है, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि सूचक अव्यय, शोक सूचक भाव की अभिव्यक्ति, संबंध बोधक अव्यय, या विस्मयादि सूचक अव्यय प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। सही उत्तर है
विस्मयादि सूचक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव की अभिव्यक्ति। सब क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। आपके ऑप्शन है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, निजवाचक सर्वनाम एक वचन कर्ता कारक, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बहुवचन कर्ता कारक, या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन कर्म कारक। सही उत्तर है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है तुमने और एक वचन है और कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 6, निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सब क्वेश्चन नंबर 1, रति किस रस का स्थायी भाव है? आपके ऑप्शन है वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या करुण रस। सही उत्तर है श्रृंगार रस। सब क्वेश्चन नंबर 2, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शंस है हास्य, शोक, वीरता या भयानक। सही उत्तर है शोक। सब क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों में से रस पहचान कर लिखिए। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें से आपको रस पहचानना है। आपके ऑप्शंस हैं वीर रस, हास्य रस, भयानक रस या शांत रस। सही उत्तर है वीर रस। सब क्वेश्चन नंबर 4, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं आलंबन, उद्दीपन, आश्रय या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है आश्रय। सब क्वेश्चन नंबर 5, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रौद्र रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस। सही उत्तर है श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस कहा जाता है, माना जाता है। अब आपका स्टार्ट होता है खंड ग, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये जो गद्यांश दिया गया है आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ में से ही दिया गया है, जो आपका पढ़ा हुआ है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप का या कदापि नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। सब क्वेश्चन नंबर 1, हालदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहनीय लगा? आपके ऑप्शंस हैं कस्बे के चौराहे पर नेताजी की मूर्ति लगाने का, कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का प्रयास, कस्बे के चौराहे पर मूर्ति लगाने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कस्बे के चौराहे पर लगी नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का प्रयास। हालदार साहब को वहां के जो नागरिक थे उनको यह प्रयास बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने नेताजी की जो मूर्ति है उस पर चश्मा लगाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे जो नेताजी थे वो चश्मा लगाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, देशभक्ति आजकल होती जा रही है, क्या होती जा रही है? आपके ऑप्शंस है मजाक की चीज, दिखावे की चीज, राजनीति या दुर्लभ। सही उत्तर है मजाक की चीज। सब क्वेश्चन नंबर 3, दूसरी बार मूर्ति देखने पर
हालदार साहब को उसमें क्या परिवर्तन दिखाई दिया? जब उन्होंने दूसरी बार मूर्ति को देखा तो उन्हें क्या चेंजेस दिखाई दिए? आपके ऑप्शंस है, मूर्ति का रंग बदल गया था, मूर्ति पर लगा चश्मा बदला हुआ था, नई मूर्ति लगाई गई थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है, मूर्ति पर लगा चश्मा बदला हुआ था। सब क्वेश्चन नंबर 4, महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं बल्कि डैश का है। आपके ऑप्शंस है, उसके संदेश का, उससे मिलने वाली प्रेरणा का, उसमें निहित भावना का, या उसे बनाने में खर्च हुए पैसों का। सही उत्तर है, उसमें निहित भावना का। सब क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी का चश्मा कहानी किसके बारे में है? आपके ऑप्शंस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी की प्रतिमा, नेताजी की प्रतिमा पर लगे चश्मे, या हालदार साहब। सही उत्तर है, नेताजी की प्रतिमा पर लगे चश्मे। यह कहानी नेताजी के जो नेताजी की प्रतिमा पर थी उस पे जो चश्मा लगा था उसके बारे में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 8, उसका सब क्वेश्चन नंबर 1, बाल गोविंद भगत किनके आदर्शों पर चलते थे? आपके ऑप्शंस है, सूरदास के, तुलसीदास के, कबीरदास के, या मीराबाई के। सही उत्तर है कबीरदास के। सब क्वेश्चन नंबर 2, बाल गोविंद भगत अपनी फसल को पहले कहाँ ले जाते थे? आपके ऑप्शन है, मंदिर में, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, या कबीरपंथी मठ में। सही उत्तर है कबीरपंथी मठ में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये आपका जो काव्यांश है आप ही की बुक का है, पढ़ा हुआ है, ठीक है, सूरदास के पद से लिया गया है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोबत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी, सुनत जोग लागत है सो, ज्या कराई ककरी, सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनिन करी, यह तो सुर तिन्ही ले सापो, जिनके मन चकरी। ये जो आपका काव्यांश है उसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं कि उनकी दशा हारिल पक्षी की तरह हो गई है, जिसे लकड़ी से इतना मोह होता है कि वह सदैव एक पंजे पर लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। एक हारिल पक्षी है, उसको लकड़ी इतनी पसंद होती है, वो लकड़ी को नहीं छोड़ता है और उसकी पकड़ भी बहुत तेज होती है। ठीक उसी प्रकार उन्होंने भी नंद के नंदन के प्रेम की लकड़ी को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है। इसमें जो गोपियां हैं श्री कृष्ण को बहुत प्यार करती हैं, उन्होंने भी उनके प्यार को एक लकड़ी की तरह पकड़ा हुआ है, जिसे वे सोते जागते दिन या रात अपने पास ही रखती हैं, अर्थात हमेशा श्री कृष्ण के प्रेम में ही रहती हैं, उन्हें याद करती रहती हैं। इसलिए उन्हें उद्धव द्वारा दिया गया योग का ज्ञान एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है, क्योंकि योग मन को एकाग्र करने के लिए उपयोगी सिद्ध होता है, परंतु गोपियों का मन तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में रहता है, इसलिए उन्हें योग के उपदेश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? आपके ऑप्शंस है, गोपियों को, श्री कृष्ण को, नंद को, या उद्धव को। सही उत्तर है, श्री कृष्ण को हारी की लकड़ी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, तिनाही ले सांपों में किसकी ओर संकेत किया गया है?
आपके ऑप्शंस है, जिनका मन साफ है, जिनके मन चक्री के समान चंचल व अस्थिर है, जिनके मन चक्री के समान चंचल व कठोरता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है जिनके मन चक्री के समान चंचल व अस्थिर है। सब क्वेश्चन नंबर 3, गोपियों को योग कैसा लगता है? आपके ऑप्शंस है, कड़वी ककड़ी, कड़वी मिठाई, कटु या मीठा। सही उत्तर है कड़वी ककड़ी के समान गोपियों को योग लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोपियां कहना कहना कब कब रटती रहती हैं? आपके ऑप्शंस है, जागते सोते, दिन, रात या सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। जागते सोते, दिन रात गोपियां कहना कहना रटती रहती हैं, बोलती रहती हैं। सब क्वेश्चन नंबर 5, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी है? आपके ऑप्शंस है, जो कृष्ण जी को अपना सब कुछ माने, जो एक ईश्वर में विश्वास रखता हो, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो या जिसका मन बकरी के समान चंचल हो। सही उत्तर है जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है सब क्वेश्चन नंबर 1, शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित क्यों हुए? आपके ऑप्शंस है, उन्हें सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किया गया था, वे क्षत्रिय कुल के विद्रोही थे, परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे, या परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। सही उत्तर है परशुराम जी शिव भक्त थे और उन्हें शिव धनुष प्रिय था। सब क्वेश्चन नंबर 2, शिव धनुष तोड़ने वाले की तुलना परशुराम ने अपने किस शत्रु से की है? आपके ऑप्शंस है, घटोत्कच, सहस्बाहु, कर्ण या दुर्योधन। सही उत्तर है सहस्बाहु। आशा करती हूँ आपको ये प्रैक्टिस सेट समझ आ गया होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।